डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। भारतीय सिनेमा में कई शानदार दमदार अभिनय के दम पर अलग पहचान बनाने वाले कलाकार हुए हैं और उनमें से एक हैं आशीष विद्यार्थी। दमदार आवाज, शानदार डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार में जान डाल देने की कला ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक मजबूत और यादगार अभिनेता बनाया। आज आशीष विद्यार्थी का जन्म है। 19 जून 1962 को दिल्ली में जन्मे आशीष का अभिनय से जुड़ाव बचपन से था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत थिएटर से की थी, जहां वर्षों तक मेहनत कर अपने अभिनय को निखारा। शुरुआती दिनों में संघर्ष रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे फिल्मों में जगह बनाई। उन्हें सबसे बड़ी पहचान फिल्म द्रोहकार से मिली। द्रोहकाल, जिसमें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कहो ना प्यार है, बिच्छू, जिद्दी, अर्जुन पंडित, हसीना मान जाएगी, एलओसी कारगिल और बर्फी जैसी कई चर्चित फिल्मों में बेहद शानदार यादगार भूमिकाएं निभाई। खासकर खलनायक के किरदारों में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक उन्हें आज भी उसी अंदाज में याद करते हैं। आशीष की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने खुद को सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रखा। आशीष विद्यार्थी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और उड़िया फिल्मों में भी काम किया और 300 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे। हर भाषा और हर इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज के वक्त में आशीष विद्यार्थी फिल्मों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं। उनके मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशनल कंटेंट को दर्शक खूब पसंद करते हैं। वीडियो को लाखों व्यूज़ मिलते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों से लेकर करोड़ों दर्शक उन्हें फॉलो करते हैं। संघर्ष से सफलता तक का ये सफ़र साबित करता है कि मेहनत और लगन से कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। पर्दे पर विलेन के जोरदार किरदार निभाने वाले आशीष विद्यार्थी असल जिंदगी में अपनी पॉजिटिव सोच और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट 2026 के री एग्जाम को लेकर तैयारियां तेज। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अपने गृह शहर से दूर दूसरे शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना होता है, जिसके कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी अतिरिक्त भीड़ और छात्रों की ज़रूरतों को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष व्यवस्था की घोषणा की। रेलवे के मुताबिक 20 और 21 जून को विशेष किराए पर 3 जोड़ी यानी कुल 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इनमें अहमदाबाद, मुंबई, ओखा, गांधीनगर और भावनगर गांधीग्राम रूट की ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान छात्रों और उनके अभिभावकों की यात्रा को सुगम बनाने ये निर्णय लिया। विशेष ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। नीट परीक्षा को लेकर ये व्यवस्था रेलवे की बहुत सारे राज्यों में, हमारे और छत्तीसगढ़ वगैरह मध्य प्रदेश में भी की जा रही है। पहले से ही विभिन्न राज्यों में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां हैं। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं परिवहन सेवाओं को बेहतर। ऐसे में पश्चिम रेलवे और दूसरे तमाम रेलवे की पहल उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबी दूरी तय करके परीक्षा देने पहुंचते हैं। परीक्षा के दिन यात्रा संबंधी परेशानियां छात्रों के तनाव को बढ़ा सकती है। ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा मिलने से अभ्यर्थी समय पर अपने केंद्र तक पहुंचेगा और उनका ध्यान केवल परीक्षा पर केंद्रित रहेगा। रेलवे का दावा है कि परीक्षा के दौरान यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और ख़ास तौर पे नीट का री एग्ज़ाम देने वाले छात्राओं का और उनके अभिभावकों का खास ख्याल रखा जाएगा। बहुत सारी विशेष ट्रेनें और बहुत सारी ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ा दी है बहुत सारे रेलवेज ने। फुटबॉल में एक गोल मैच का नतीजा बदल देता है, लेकिन अब सिर्फ गोल ही नहीं बल्कि 3 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक भी फीफा में फुटबॉल के खेल की दिशा बदल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में लागू इस नियम पर दुनिया भर में बहस है।
फीफा ने बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक शुरू किया, जिसके तहत मैच के दौरान दोनों हाफ में करीब 22वें और 67वें मिनट पर खेल को 3 मिनट के लिए रोकते हैं, ताकि खिलाड़ी पानी पी सके और खुद को तरोताज़ा कर सके। फीफा का कहना है कि कदम खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे मैच का मोमेंटम टूट जाता है। फुटबॉल का रिदम, लय, ताल, जिसके लिए फुटबॉल पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, वो खत्म सा हो जाता है। कई बार जब एक टीम लगातार दबाव बना रही होती है, तभी यह ब्रेक खेल की रफ्तार को अचानक रोक देता है, जिससे रणनीति बदलने का मौका मिलता है। कुछ मैचों में इसका असर भी देखा गया है। ब्रेक के तुरंत बाद गोल और वापसी करने वाली टीमों के उदाहरण सामने आए हैं। कोच इसे अब सिर्फ पानी पीने का नहीं, बल्कि रणनीति बदलने का अहम वक्त मान रहे हैं। दूसरी ओर विवाद यह है कि यह ब्रेक ब्रॉडकास्टर के लिए अतिरिक्त विज्ञापन का जरिया बन गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पूर्व फुटबॉलरों और विशेषज्ञों का आरोप है कि यह कहीं न कहीं खेल में कमर्शियल एंगल को बढ़ावा दे रहा है। फीफा हालांकि इस नियम का बचाव करते हुए इसे बदलते मौसम और खिलाड़ियों की गर्मी से सुरक्षा के लिए ज़रूरी मान रही है, लेकिन आलोचकों का और बहुत सारे फुटबॉल प्रेमियों का ये मानना है कि 3-3 मिनट की ये 2 ब्रेक फीफा को बहुत ज़्यादा अतिरिक्त आय, बहुत ज़्यादा विज्ञापन से आय के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में गुरुवार रात अचानक हलचल बढ़ गई, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। सूचना मिलते ही मंत्री अपने अपने कार्यक्रम छोड़कर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचने लगे। करीब 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दिया, खासकर मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें तेज। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में रात करीब 9 बजे से मंत्रियों का पहुंचना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इस बैठक में सरकार और संगठन के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी कुछ वक्त तक मौजूद रहे। बैठक देर रात तक चली और करीब 5 घंटे की चर्चा के बाद मंत्री आधी रात के बाद बाहर निकले। बैठक के बाद मंत्रियों ने बताया कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं की प्रगति, जन कल्याणकारी कार्यों और विभागीय प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया। हालांकि बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं तेज है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री का विषय और उस पर वही बेहतर बता सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अरविंद साव ने इसे नियमित समीक्षा बैठक करार दिया। मंत्री रामविचार नेताम ने भी कैबिनेट फेरबदल के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बैठक में सरकार के कामकाज पर विस्तार से चर्चा हुई और कोई भी कयास बेबुनियाद है। सूत्रों के मुताबिक बैठक अचानक तय हुई। कई मंत्री पहले से अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन सूचना मिलते ही सभी रायपुर पहुंचे। कई मंत्रियों को बैठक के एजेंडे की जानकारी भी पहले से नहीं थी, जिससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सूत्रों का ये कहना है, हमारे भी सूत्रों का, कि कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख भी अपनाया। एक खबर ये भी है कि कोरिया जिले में हुए जिंदा जलाने की, जो भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना हुई है और जिस तरह से आरोपियों ने बिल्कुल दबंग तरीके से, दर्दनाक रूप से इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा लग रहा है कि सरगुजा और उसके आसपास पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इस बात पर भी गंभीरता से चर्चा हुई और विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हालत में अपराधी, चाहे वो कोई भी रसूखदार हो, बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को बड़ा झटका। राज्य सरकार जिन 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जरिए MBBS सीटें बढ़ाने की तैयारी में थी, उन सभी कॉलेजों का आवेदन नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने खारिज किए। हैरानी की बात कि इनमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्रों से जुड़े कॉलेज भी शामिल हैं। आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही हुई जिसके कारण एक साथ 5 मेडिकल कॉलेज मान्यता हासिल करने में नाकाम? प्रदेश में इस वर्ष कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेनगढ़, कुनकुरी और गीदम में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना।
प्रत्येक कॉलेज में 50-50 MBBS सीटों का प्रस्ताव, लेकिन NMC ने सभी 5 कॉलेजों के आवेदन सिरे से खारिज कर दिए। आवेदन प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई। कई कॉलेजों ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, कहीं हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेटर नहीं लगाया गया, तो कहीं भवन निर्माण का बजट और सुपुर्दगी संबंधी दस्तावेज अधूरे। कुछ कॉलेजों में डॉक्टरों की पोस्टिंग और स्टाफ संबंधी जानकारी भी सही तरीके से नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि 5 में से 4 नए मेडिकल कॉलेजों के प्रभारी डीन अपेक्षित अनुभव नहीं रखते, जिसके कारण आवेदन तैयार करने में महत्वपूर्ण चूक हुई। सीधा असर मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र मनेंद्रगढ़ भी सूची में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित कॉलेज को मान्यता न मिलना बड़ा शक पैदा करता है। ऐसे में विपक्ष सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। यदि 5 कॉलेज शुरू हो जाते तो प्रदेश में 250 नई सीटें MBBS की जुड़ जाती। कुल मिलाकर 2330 सीटें हैं, जो बढ़कर 2580 हो जाती। इससे नीट UG के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने का बेहतर अवसर मिलता। हालांकि श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री का, कि NMC द्वारा बताई गई सभी कमियों को जल्द दूर करेंगे। सरकार के पास अपील करने के लिए 15 दिनों का वक्त है और प्रयास रहेगा कि इस सत्र से ही MBBS प्रवेश शुरू हो जाए। देश की राजनीति में आज का दिन खास चर्चा में रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके राजनीतिक जीवन, विचारधारा तथा सामाजिक मुद्दों पर किए गए कार्यों की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी संविधान के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं, ऐसा कहा, और वंचित, गरीब व हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ को मजबूत बनाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्ग की समस्याओं को लगातार उठाते हैं। उनकी राजनीति में करुणा और समावेश की भावना है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी न्याय, समानता और अधिकारों के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं और मोहब्बत की दुकान जैसी सोच, भारत जोड़ो यात्रा जैसी सोच एक संवेदनशील भारत की कल्पना होती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे अभियानों के जरिए देश भर में व्यापक जनसंपर्क किया, जिन्हें सामाजिक एकता और जन जागरण का बड़ा प्रयास माना गया। वे संसद में भी किसानों, युवाओं और मजदूरों के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। राहुल गांधी सादगीपूर्ण, सरल जीवन जीते हैं। वे आम लोगों के बीच रहना, उनसे संवाद करना और ज़मीनी मुद्दों को समझना पसंद करते हैं। हाल ही में कोटा में हुई उनकी छात्रों की रैली, जिसके बीच वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में पेश हुए नीट के एग्ज़ाम को लेकर, वो भी बहुत चर्चा में रही और छात्रों ने, नौजवानों ने उनसे बहुत अच्छा संबंध स्थापित किया इस रैली के माध्यम से, ऐसा लगता है। OTT, जी हाँ, OTT का नया फार्मूला 35+ स्टार्स पर बड़ा दांव लगाती हैं। बदलती कहानियों से बड़ा क्रेज। मनोरंजन की दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म एक नए और दिलचस्प ट्रेंड के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ 35+ उम्र के अनुभवी कलाकारों और 80-90 के दशक के लोकप्रिय सितारों को नई और दमदार कहानियों के साथ पेश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक OTT दर्शकों का बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से अधिक उम्र का है, जिसके चलते कंटेंट की दिशा और सोच में बदलाव है। यही वजह कि पुराने और अनुभवी कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में जगह दे रही है, जिससे कहानियों में गहराई और वास्तविकता बढ़ रही है। जानकारों का मानना है, यह बदलाव केवल एक कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि दर्शकों की बदलती पसंद और सोच का सीधा परिणाम है। आज का दर्शक हल्के फुल्के मनोरंजन से आगे बढ़कर रियलिस्टिक, इमोशनल और मजबूत कहानी वाली वेब सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। कई नई वेब सीरीज और प्रोजेक्ट्स में पुराने सितारों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इससे न सिर्फ कंटेंट को नई पहचान मिल रही है, बल्कि दर्शकों की रुचि और जुड़ाव भी पहले से बढ़ रहा है। OTT प्लेटफॉर्म का नया प्रयोग मेकर्स के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अनुभवी कलाकारों की एक्टिंग और मजबूत स्क्रिप्ट
मिलकर कहानी को प्रभावशाली बना रहे हैं। ओटीटी का नया फार्मूला पुराने अनुभव और नए कहानियों का एक शानदार और प्रभावी संगम बनता जा रहा है। आजकल हर रानी मुखर्जी, काजोल, तब्बू, मनोज बाजपेयी, बॉबी देओल, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आ रहे हैं और बहुत सारे टेलीविज़न के कलाकार भी इसमें आ रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म को जमकर अपनी अपनी प्रतिभा से बहुत शानदार लोकप्रियता भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा के दे रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।